Hello students, welcome back to the online class. This is the third part of the chapter cell cycle and cell division. In the previous two parts we have already discussed about the cell cycle and the two types of cell division, that is amitosis and mitosis. In this part we are going to discuss about the third type of cell division, that is meiosis, then meiosis first and then subphases of meiosis first. Okay, so let's begin. First of all, meiosis. It is also an indirect method of division which takes place in reproductive और germ cells of organisms. meiosis क्या होता है? indirect method होता है. जैसे कि आपका mitosis indirect method होता है, सेम वैसे ही meiosis भी indirect method होता है because the cell goes through both interphase and M phase. क्यों होता है meiosis indirect method? क्योंकि directly ये divide नहीं होता है. इसके जो cells होते हैं जिसमें meiosis division होता है, वो सेल्स पहले इंटरफेस के साइकिल में जाएंगे एंड देन इट विल गो फॉर द डिवीजन फेज और एम फेज. ओके, देन जाकर के वो मल्टीप्लाई होंगे. सो दैट इज़ वाई आपका मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही इनडायरेक्ट मेथड होते हैं. बट एमाइटोसिस इज़ योर डायरेक्ट मेथड. एमाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है? सेल जो होते हैं वो डायरेक्टली बड़े होते हैं एंड बड़े होने के बाद में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. इट डोंट गो एनी सेल साइकिल, एनी इंटरफेस एंड नथिंग, है ना. वो कोई डुप्लीकेट नहीं होते हैं, इंटरफेस के थ्रू नहीं जाते हैं, कोई रॉ मटेरियल्स नहीं कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. बट मियोसिस गोज ऑल दीज प्रोसेस, वो सेल साइकिल के पूरे प्रोसेस से जाता है एंड देन इट गोज फॉर M phase. Okay, so that is why it is called as indirect method. Okay, in this division one parent cell divides into 4 daughter cells. इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. माइटोसिस में क्या होता था? माइटोसिस में वन पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. बट in meiosis a parent cells divides to give 4 daughter cells. ठीक है. जो पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी उनमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जस्ट उसके डबल नंबर में होते हैं. एंड आफ्टर द डिवीजन, आफ्टर एम फेज, वो जो आफ्टर डिवाइड होने के बाद में वो जो 4 डॉटर सेल्स देते हैं वो सारे के सारे हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं. ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वैन बेंडर एंड द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई फार्मर एंड मूरे. वैन बेंडर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इन द एग ऑफ सी अर्चिन. एग सी अर्चिन के एग में जो सेल्स थे उसमें वैन बेंडर ने सबसे पहले मियोसिस डिवीजन देखा था. ठीक है ना. सी अर्चिन एक ऑर्गेनिज्म होता है, वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें वैन बेंडर ने सबसे पहले मियोसिस का डिवीजन देखा था. उसके एग में सबसे पहले उन्होंने वैन बेंडर ने मियोसिस का डिवीजन देखा था और तब उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. एंड आफ्टर दैट फार्मर एंड मूरे ने उसे नाम दिया था इस प्रोसेस को कि ये मियोसिस है. मियोसिस का मतलब होता है आपके कलर्ड थ्रेड्स. ठीक है ना. एंड देन आफ्टर दैट मियोसिस जो होता है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जो पूरा मियोसिस का प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है. ये आपका जो जैसे माइटोसिस होता है कि 4 फेजेस में डिवाइड होकर के एक बार में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है. मियोसिस जो होता है वो पूरा प्रोसेस ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड देन हर एक पार्ट में अलग अलग फेजेस होते हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं एंड दैट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. उसमें क्या होता है? क्रोमोसोमल नंबर जो होते हैं जो 2n से स्टार्ट होते हैं वो उसके हाफ हो जाते हैं. ठीक है. एंड देन इन द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज मियोसिस 2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन. और सेकेंड पार्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो डिवाइड होकर के वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. तो पहले जो पहला हाफ में होता है उसमें क्रोमोसोमल नंबर्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड देन उसके बाद जब डिवीजन होता है जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें क्रोमोसोमल नंबर जो होते हैं वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है. इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम, you can see here in the diagram it is given the parent cell 2n, 2n में आपका parent cell दिया हुआ है and then after division के बाद में अगर आप देखिए तो डिवीजन के बाद में आप देख सकते हैं कि आफ्टर इंटरफेज ये सेल कहाँ जा रहा है? इंटरफेज में जा रहा है. ये सेल कहाँ जाता है? इंटरफेज में ये सेल जाता है. ठीक है. इंटरफेज में जाकर के अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो 2n किस में चेंज होगा? 2 × 2 यानी 4n में चेंज हो जाएगा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गए और ज़्यादा मतलब 4 टाइम्स हो गए, क्योंकि डबल तो ऑलरेडी थे वो, अब क्या हो गया? वो 4 टाइम्स हो गए. आफ्टर 4 टाइम्स ये रिड्यूस होकर के हाफ में डिवाइड हो जाता है. 2n एंड 2n यानी डबल होने के बाद में जब हमारे पास में 4n नंबर थे तो वो रिड्यूस होकर के कितने में हो गए? 2n और 2n में. एंड देन आफ्टर दैट ये आपके 4 डॉटर सेल्स 1, 2, 3 एंड 4 डॉटर सेल्स
एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, फिर दूसरा सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, तो टोटल हमें कितने मिलते हैं आपको 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, 2n से। हमारा पेरेंट सेल क्या था 2n, और आफ्टर द डिवीजन पूरे प्रोसेस के बाद में हमें नंबर क्या मिल रहा है डॉटर सेल का n। तो क्या हुआ, इसमें रिड्यूस हुआ ना, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शनल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, पूरे प्रोसेस को हम रिडक्शनल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एक पेरेंट सेल जो कि 2n डिप्लॉयड इन नेचर होता है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देते हैं। ठीक है, पर क्योंकि मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो हम फर्स्ट पार्ट में ही रिडक्शन हो जाता है, एंड उसके बाद फिर इक्विटेशनल डिवीजन होता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्वल नंबर में डिवाइड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। वाई? बिकॉज द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड इज हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डॉटर सेल होती हैं, हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2n से, डिप्लॉयड क्रोमोसोम से, और हमें मिल क्या रहे हैं एंड में, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें डॉटर सेल्स का, हैप्लॉइड नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन कंपैरिजन टू पेरेंट सेल्स जो हमें डॉटर सेल्स मिलती हैं वो जस्ट उसके हाफ ऑफ द नंबर होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ऑल ओवर इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ओके, now if we have to talk about the types of meiosis, हम meiosis के types देखते हैं। meiosis जो होता है वो आपका 3 types में डिवाइड होता है। ठीक है ना, meiosis जो होता है वो आपका 3 types में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका गैमेटिक meiosis। फर्स्ट क्या होता है आपका गैमेटिक meiosis, सेकेंड होता है आपका zygotic meiosis, और थर्ड होता है आपका स्पोरिक meiosis। फर्स्ट क्या होता है आपका zygotic meiosis, गैमेटिक meiosis, सेकेंड आपका zygotic meiosis, और थर्ड आपका स्पोरिक meiosis। ठीक है, गैमेटिक meiosis जो होते हैं वो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं। जो zygotic meiosis होता है वो लो ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं। जो स्पोरिक meiosis होता है वो आपके टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं। ठीक है, अगेन कम टू द गैमेटिक meiosis। गैमेटिक meiosis जो हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ये सब आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th-10th में, तो विल नॉट गो टू द क्लासिफिकेशन। हायर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, आपको क्लियरली पता होगा। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो गैमेटिक meiosis जो होता है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्म होते हैं इसमें, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और ये गैमेट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, गैमेट्स डिवाइड होकर के पेरेंट सेल्स जो होते हैं गैमेट्स फॉर्म करते हैं, और ये पेरेंट सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं, और ये 4 डॉटर सेल्स में, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके। सो गैमेटिक meiosis क्या होता है, गैमेटिक meiosis हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें गैमेट्स फॉर्म करते हैं पेरेंट सेल, और जो कि पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं, एंड आफ्टर डिवीजन ये 4 डॉटर सेल्स जो कि हैप्लॉइड इन नंबर रिजल्ट्स में देते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका zygotic meiosis होता है। zygotic meiosis में zygote का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या फॉर्म होता है आपका, zygote फॉर्म करता है, और ये आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो होते हैं वो आपको देते हैं। ठीक है ना, थर्ड होता है आपका स्पोरिक meiosis। स्पोरिक meiosis टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और सेम वही चीज़ है, स्पोर्स का फॉर्मेशन जो करते हैं पेरेंट सेल्स वो आपके डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, और वो आपको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो होते हैं वो देते हैं। ठीक है ना, तो सेम रिजल्ट, सेम meiosis का पूरा प्रोसेस सेम ही होता है। एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल आफ्टर डिवीजन 4 डॉटर सेल्स देते हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, और 3 टाइप से होते हैं। गैमेटिक meiosis जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। zygotic meiosis जो होते हैं वो zygote के थ्रू लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और स्पोरिक meiosis टेरिडोफाइट्स में होते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ meiosis। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये meiosis का प्रोसेस कैसा होता है, meiosis को हम कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। ओके, सी हियर meiosis जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, meiosis जो होता है आपका meiosis जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है meiosis 1 एंड दूसरा होता है meiosis 2।
फर्स्ट आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक ही बार में पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 अगेन 2 पार्ट में डिवाइड, 2 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 में भी सेम यही चीज़ होता है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ओके। दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस को कैरियोकाइनेसिस 1 कह देते हैं, साइटोकाइनेसिस 1 कह देते हैं। मियोसिस 2 के कैरियोकाइनेसिस को हम कैरियोकाइनेसिस 2 कह देते हैं, और साइटोकाइनेसिस 2 बोल देते हैं, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए, ओके। एंड आफ्टर दैट कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो आपको पहले ही पता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका प्रोफेज, सेकेंड होता है आपका मेटाफेज, थर्ड होता है आपका एनाफेज, और फोर्थ होता है आपका टीलोफेज। ये सब भी आपके प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सेम यहाँ भी होता है आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जब सारे प्रोसेसेस सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंस सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होता है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट स्टेज जो होता है मियोसिस 1 का वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। इसका पहला स्टेज होता है आपका जो प्रोफेज फर्स्ट का जो पहला स्टेज होता है वो होता है लेप्टोटीन, सेकेंड स्टेज होता है जाइगोटीन, थर्ड स्टेज होता है पेकाइटीन, और फोर्थ स्टेज होता है डिप्लोटीन, और जो फिफ्थ स्टेज होता है वो होता है डाइकाइनेसिस। हम एक एक करके आगे स्लाइड्स में सारे के सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, सब फेजेस पढ़ेंगे। जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरीके से डिवीजन होता है पूरा मियोसिस प्रोसेस का, ठीक है। तो मियोसिस प्रोसेस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मियोसिस फर्स्ट अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं, साइटोकाइनेसिस हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ओके। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जो कि अगेन 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड लास्टली डाइकाइनेसिस। मियोसिस 2 भी वैसे ही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 जो होता है अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। इसे क्या कहते हैं? मियोसिस। अच्छा, मियोसिस में से पहले जो सेल होता है वो आपका कहाँ के इंटरफेज के थ्रू आता है? इंटरफेज में ऑलरेडी वो जा चुका है, ठीक है। इंटरफेज में उसे आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन सारे फेजेस को वो पार करके, उन सारे फेजेस को वो कवर करके तब फिर M फेज में आता है, ठीक है, मियोसिस के फेज में आता है, ठीक है। तो सेल साइकिल में सबसे पहले एक सेल इंटरफेज में जाता है, इंटरफेज में जाकर के वो अपने आप को क्या करता है? डबल करता है, अपना डीएनए डबल करता है। डीएनए डबल करने के बाद में वो क्या होता है? M फेज में आता है। M फेज में आने के बाद में वो मियोसिस फेज में है, मियोसिस फेज में कि मियोसिस फर्स्ट में गया, मियोसिस फर्स्ट के वो कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, देन सारे के सारे प्रोफेज के सारे सब स्टेजेस, देन मेटाफेज, एनाफेज करते हुए साइटोकाइनेसिस में जा जाएगा, ठीक है। इस पूरे डिवीजन में मियोसिस 1 में क्या हो रहा है? एक सेल, पहली बात तो एक पेरेंट सेल जब जो कि इंटरफेज में गया उसने आपको डबल किया, डबल करने के बाद में वो क्या हो रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में 2 डॉटर सेल्स पहले दे रहा है। फर्स्ट मियोसिस स्टेज में वो क्या कर रहा है? 2 डॉटर सेल्स आपको देता है। इसमें क्या हो गया? आफ्टर इन ये फर्स्ट डिवीजन में क्या हुआ? मियोसिस 1 में क्या हुआ कि जितनी भी एनर्जी, जितनी भी प्रोटीन्स, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, एटीपीज थे, वो जितना उन्होंने उस सेल ने गेन किया था इंटरफेज में, वो सारा का सारा तो यूज्ड अप हो गया है,
भाई सेल को डिवाइड करने में जितनी भी एनर्जी लगती है भाई वो क्योंकि अपने क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर रहा है, क्रोमोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम को अगर हम एक पोल से दूसरे पोल में ले जाते हैं तो राउंड अबाउट 38 ATPs की ज़रूरत होती है। ओके अगर हम एक क्रोमोसोम को एक पोल से दूसरे पोल पे ले जाते हैं तो हमें कितनी ATPs लगती हैं, 38 ATPs। तो हमें तो 46 क्रोमोसोम्स, तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो 46 क्रोमोसोम्स को हमें एक पोल से दूसरे पोल ले जाना है। तो अगर हम 46 को 38 से डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट द नंबर विल कम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें ATPs ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो वो जितना भी गेन किया था इंटरफेज में, अपने लार्ज अमाउंट में ATPs गेन किया था, तो उसको उसने तो पूरा डिवाइड कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट अब 2 डॉटर सेल्स मिलकर 2 डॉटर सेल्स को अगेन सेकेंड बार डिवाइड होना, मियोसिस 2 में जाना है, तो उसके लिए भी उसको उतना ही एनर्जी चाहिए, उतनी ही प्रोटीन्स चाहिए। तो वो प्रोटीन वो कैसे, क्योंकि उसको तुरंत सेल को क्या करना है, डिवीजन के लिए जाना है, तो वो प्रोटीन्स के लिए क्या करता है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस से मियोसिस 2 तक जाने के लिए, ये साइटोकाइनेसिस से मियोसिस 2 तक जाने के बीच का जो गैप है, इस गैप में एक और फेज के थ्रू वो जाता है, उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसे हम, इंटरकाइनेसिस। आई एम राइटिंग ओवर हियर INTERKINESIS, इंटरकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस से लेकर के मियोसिस 2 के बीच में जो सेल ट्रैवल करता है, तो वो ट्रैवल का जो पाथ है, उस रोड को, या आप कह सकते हैं उस फेज़ को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इसमें सेल फिर से वो सारे के सारे मटेरियल्स, ATPs, रॉ मटेरियल्स, प्रोटीन्स, वो सब गेन करता है। RNAs क्यों गेन करता है, बिकॉज इट हैज़ टू डिवाइड अगेन, उसको फिर से डिवीजन के लिए जाना है, ठीक है। ये सारा गेन करने के बाद में क्या होते हैं, वो 2 सेल्स जो होते हैं वो अगेन 2 डॉटर सेल्स देते हैं, ईच सेल 2 डॉटर सेल देता है, और हमें रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। ओके तो इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं, क्यों हम दोबारा इंटरफेज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सेल को दोबारा डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस है इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में, कि इंटरफेज में आपका S फेज़ होता है और इंटरकाइनेसिस में S फेज़ प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ फेज़ होती है, यानी G1 फेज़ होती है, ठीक है। इसमें G1 फेज़ होती है, सिर्फ ग्रोथ होती है, ATPs कलेक्ट करते हैं ये लोग, प्रोटीन कलेक्ट करते हैं ये सेल्स, और आगे जा करके ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इनको दोबारा डुप्लीकेट, इनके DNA को दोबारा डुप्लीकेट या दोबारा रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सेल रेप्लिकेट हो चुका है। अगर वो फिर से रेप्लिकेट करेगा तो अपने नंबर्स वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो एक बैलेंस है सेल का, जो क्रोमोसोम का बैलेंस है, जो कि डिवाइड होने के बाद में मिलना चाहिए एक्चुअल अमाउंट, वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 बार अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा। तो जो सेल का जो बैलेंस है 46 क्रोमोसोम का, वो हमें नहीं मिलेगा और उससे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम दोबारा इसको डिवाइड नहीं करते हैं। सो इन शॉर्ट, मियोसिस फर्स्ट के जो सेल होते हैं हैज़ यूज्ड अप ऑल द मटेरियल्स विच वॉज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द इंटरफेज में जितना भी चीज़ें प्रिपेयर किया था पहले सेल ने, वो मियोसिस फर्स्ट में वो सारा यूज्ड अप कर लेते हैं, वो लोग सभी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। सो फॉर द मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 2 में उसको फिर से डिवाइड होना है, और जो नए सेल्स बने हैं आफ्टर डिवीजन, तो वो उनको जाके फिर से आगे डिवाइड होना है, तो भाई उनको भी तो ग्रो करना है ना, उन्हें भी ग्रो करना है डिवीजन के लिए। तो उनके ग्रो के लिए, उनके डिवीजन के लिए जितने प्रोटीन्स और जितने रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे उनको अगेन फिर से गेन करने हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरकाइनेसिस में जाते हैं, और इंटरकाइनेसिस में वो सारा का सारा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से वो आगे जा कर के डिवाइड होंगे। उसके लिए वो रॉ मटेरियल्स और सारे के सारे प्रोटीन्स को वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस भी आपका प्रिपरेटरी फेज ही कहलाता है, जैसे कि इंटरफेज होता है। ओनली द डिफरेंस इज दैट इंटरकाइनेसिस डोंट हैव एनी S फेज, वो अपने पास में S फेज नहीं रखता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेजेस ऑफ मियोसिस के पूरे फेजेस कैसे होते हैं, किस तरीके से डिवाइड होता है, किस किस स्टेज में वो जाता है। अब हम इसको सेल के किस तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है, कैसे डुप्लीकेट सेल्स हो रहे हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए,
जो जिस सेल में डिवीजन होता है, जिस सेल में डिवीजन हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि मियोसिस डिवीजन जो होता है वो आपके जर्माइनल सेल्स में होता है, यानी जर्म सेल्स में होता है, या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म इससे हमें मिलने वाला है, ठीक है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये जिस सेल में वो हो रहा है, जिस सेल में ये प्रोसेस हो रहा है, उस सेल को हम कहते हैं, उस जर्माइनल सेल्स को या रिप्रोडक्टिव सेल को हम कहते हैं मियोसाइट। क्या कहते हैं? मियोसाइट। तो जिस सेल में मियोसिस का प्रोसेस होता है उस सेल को हम कहते हैं मियोसाइट। वो क्या होता है? आपका हेप्लॉइड इन नंबर होता है। कैसा होता है? हेप्लॉइड इन नंबर होता है, ठीक है। वो सेल आपका कैसा होता है? हेप्लॉइड इन नंबर होता है। जब ये हेप्लॉइड सेल दो पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट में, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, आपके हेप्लॉइड सेल्स देता है। तो यहाँ मियोसिस 1 को हम इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये अगेन इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम्स देंगे, हेप्लॉइड ही नंबर देंगे, पर अमाउंट जो रहेगी क्रोमोसोम्स की वो क्या रहेगी? जो नंबर्स रहेंगे क्रोमोसोम्स की वो सेम रहेंगे। इसलिए जो मियोसिस 2 होता है वो आपका इक्विटेशनल डिवीजन कहलाता है। अब देखिए इसमें पूरा, इसको हम 2n को, जो हमारा जिस सेल में मियोसिस डिवीजन हो रहा है उसे हम कहते हैं मियोसाइट। उसे हम क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं, ठीक है। मियोसाइट जब डिवाइड होता है एट फर्स्ट स्टेज में, जब डिवाइड हो रहा है मियोसिस 1 में, तो 2n से हमें क्या मिल रहा है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है भाई। 2n से हमें n मिल रहा है, ठीक है। अब n मिलने के बाद में ये जो दो नए क्रोमोसोम्स बने हैं ये अगेन फिर से डिवाइड होंगे, क्या सेकेंड मियोसिस में होंगे। अब हमें n से फिर से दो नए जो सेल, डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, वो कैसे हैं? n ही मिल रहे हैं ना, हेप्लॉइड ही मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? इक्वल डिवीजन हो रहा है। यहाँ आपको कोई आपका माइनस नहीं हो रहा है, n से हमें n ही मिल रहा है, यानी n को आप 1n भी लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1 भी लिख सकते हैं इसे। जैसे 2n का हाफ कितना होता है? 1 होता है ना। तो जैसे ही 1n हमें मिल रहा है वैसे ही सेम जो डॉटर सेल्स हमें मिल रही हैं वो भी आपकी क्या मिल रही है? 1n मिल रही है, इसलिए इक्वल, ये दोनों इक्वल ही तो हुए। तो हमें क्या हो रहा है? इसके बाद में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हो रहे हैं वो इक्वल नंबर में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकेंड स्टेज इज नोन एज इक्विटेशनल डिवीजन। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? अब हम लोग नंबर्स लेकर के चलते हैं, किस तरीके से क्रोमोसोम्स नंबर्स जो होते हैं वो किस तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं और किस तरीके से आपको इक्विटेशनल डिवीजन हो रहा है, ये मैं आपको समझाती हूँ। सो इफ यू टॉक अबाउट द नंबर्स, सो देखिए फीमेल में कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। मेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। जब ये फ्यूज़ होंगे तो हमें एक सेल के अंदर, यानी मियोसाइट, जब ये मियोसाइट में आते हैं, भाई फीमेल का सेल 46 क्रोमोसोम आया, मेल का 46 क्रोमोसोम आया, ये आकर के दोनों मिलेंगे तो 46 + 46 कितना होता है? 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 92 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कैसे होती है? आपके मियोसाइट्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हुआ? सेल आपके मियोसाइट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा? आपका मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन से पहले सेल जो होता है वो कहाँ जाता है? इंटरफेज में जाता है, सेल साइकिल के इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज में जाकर के वो एस फेज में अपने आप को क्या करेगा? डबल करेगा। एस फेज में क्या करेगा? अपने आप को डबल करता है ना। तो ये 92 क्रोमोसोम जब अपने आप को डबल करेंगे तो 92 का डबल कितना होता है? 2 + 2 4 एंड देन 9 + 9 18। कितने हो जाएंगे सेल्स आपके पास, क्रोमोसोम्स आपके पास में? 184 क्रोमोसोम्स। अब ये 184 क्रोमोसोम्स, भाई हमें 92 से क्या हो गया? 46 आए पेरेंट मदर से आए, 46 आए फादर से आए, ये दोनों के दोनों आपस में आकर के मिल गए, फ्यूज़ हो गए, तो हमें 92 क्रोमोसोम्स मिल गए एक सेल के अंदर में। अब एक सेल 92 क्रोमोसोम्स इंटरफेज में गया, इंटरफेज के एस फेज में गया तो अपने आप को डबल कर लिया उसने। तो अब उसमें सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 184 क्रोमोसोम्स हो गए उसके पास में, ठीक है। अब ये 184 क्रोमोसोम्स जो होंगे अगेन आप किस में जाएंगे? मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन में जाएंगे, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन में ये दो पार्ट में, अब यहाँ पे क्या होगा? आपका पहला डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरफेस खत्म हो गया, पहला डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो 184 जब डिवाइड होगा तो 92 और 92 क्रोमोसोम्स देगा, ठीक है। ये 92 क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे। अब भाई ये यहाँ पे क्या जाएगा? इंटरकाइनेसिस में गया। इंटरकाइनेसिस में अपने आप, अब इसमें डुप्लीकेशन तो हो नहीं रहा है, तो इंटरकाइनेसिस में सिर्फ ये अपने आप को ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद में अब ये सेल्स क्या होंगे? अगेन डिवीजन के लिए रेडी हो गए। जब रेडी हुए तो ये क्या दे रहे हैं? 46 एंड 46। ये भी सेल आपको 46 और 46 दे रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका एक
ये आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, ये आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, ये दोनों यहाँ पे आकर के डिप्लॉइड हो गए, 2n हो गए, 2n हो गए। हैप्लॉइड भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो 46 आए थे ये आपके हैप्लॉइड इन नेचर थे, ठीक है। हैप्लॉइड आकर के 2n डिप्लॉइड हो गए। ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स अपने आप को डबल कर लिए, यानी 4n हो गया। भाई डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स ने अपने आप को फिर से डबल कर लिया तो 4 टाइम्स हो गया। अब ये आकर के आपके फिर यहाँ पे 4n डिवाइड हुए 2n और 2n में, ठीक है ना। देन ये फिर आकर के यहाँ पे डिवाइड हुए n और n। देखिए हमारे पास में कितने थे भाई, एक एक्चुअल जो शुरू हुआ था 46 से हमें 46 ही क्रोमोसोम्स मिले थे, पर जब एक सेल की 46 क्रोमोसोम्स फादर और मदर के 92 क्रोमोसोम्स, सॉरी नॉट दिस वन, 92 क्रोमोसोम्स हमने स्टार्ट किया था और रिड्यूस होकर के हमें 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ, ठीक है। और एक्चुअल किस तरीके से रिड्यूस होता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि मदर से आया, फादर से आया, 92 हुआ, 92 से ये 184 हो गया, 184 से ये फिर 92 हुआ, रिड्यूस हो गया, और 92 से ये इक्वल अमाउंट में 46 n में आपके ये डिवाइड हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहला रहा है, आपका ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर मियोसिस। किस तरीके से नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के, ये भी मैंने आपको शो कर दिए। होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। इसका क्या पूरा प्रोसेस है ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फेजेस एंड ऑफ मियोसिस। किस तरीके से मियोसिस के जो फेजेस होते हैं, जो अभी हम लोगों ने ब्रीफ देखा, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से फेजेस होते हैं, ओके। सो मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट में हम चलते हैं। सबसे पहले इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन एज इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम्स नंबर। रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के नंबर में रिडक्शन होता है। ये मैंने आपको नंबर्स के थ्रू भी शो कर दिया कि जैसे ही 46 92 क्रोमोसोम्स अपने आप को इंक्रीज़ करके 184 कर लेते हैं, 184 के बाद में ये रिड्यूस होकर के मियोसिस 1 में 92 और 92 हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये आपका मियोसिस फर्स्ट होता है। ये कैसे, अब ये 92 क्रोमोसोम जो डिवाइड हो रहे हैं 184 से, तो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है। हमने तो सिर्फ नंबर देखा, पर होता कैसे एक्चुअल में डिवीजन, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो मियोसिस 1 जो होता है आपके 4 फेजेस में डिवाइड होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड देन प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट डिवीजन। ये अगेन 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं। हम एक एक करके ये सारे के सारे फेजेस पढ़ेंगे, किस तरीके से डिवीजन पॉसिबल होता है, ओके। द नेक्स्ट इज प्रोफेज 1. So let's begin. It is the longest phase of the meiosis. In this phase, mutual exchange of chromosomal parts between homologous chromosomes occurs. ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसे हम कहते हैं होमो मतलब एक जैसे, ठीक है। तो होमोलॉगस जो होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनके बीच में जो डिवीजन होता है, ठीक है ना, वो अपना पहले पेयर बनाते हैं एंड देन वो डिवाइड होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोफेज 1। ये आपका पूरा प्रोसेस प्रोफेज 1 में होता है। और इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स ये एक्सचेंज करते हैं अपने आप में। एंड ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड लास्टली डाइकाइनेसिस। हम एक एक करके सारे के सारे सब फेजेस देखेंगे और पढ़ेंगे किस तरीके से आपका ये क्रोमोसोम्स जो होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है और डिवीजन के लिए आगे जाता है मेटाफेज और एनाफेज में, ओके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका लैप्टोटीन आता है। लैप्टोटीन जो होता है फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसका सबसे फर्स्ट स्टेज होती है आपकी लैप्टोटीन, ठीक है। लैप्टोटीन में क्या होता है, अच्छा, प्रोफेज 1 में ऑलरेडी सेल जो होता है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑलरेडी इंटरफेज से अपने आप को डबल करके आ चुके होते हैं। डीएनए जो होता है वो ऑलरेडी डबल होकर के आ चुका होता है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू प्रोफेज स्टेज द सेल हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू द इंटरफेज। यू ऑल हैव नोन, ठीक है ना, ऑलरेडी इंटरफेज में जाता है तो उसका जो डीएनए मटेरियल होता है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, ठीक है। तो लैप्टोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये अब हम इस स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, लैप्टोटीन इज़ ऑल्सो नोन एज लैप्टोनीमा। किसी किसी बुक्स में कहीं कहीं पे आपको लैप्टोनीमा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सो डोंट बी कन्फ्यूज कि मैम ने तो लैप्टोटीन पढ़ाया था, यहाँ तो लैप्टोनीमा लिखा है।
सेम यही चीज़ है, लैप्टोटीन का ही, आप उसे लैप्टोनीमा कहिए चाहे लैप्टोटीन कहिए। ओके, सो लैप्टोटीन में क्या होता है, लैप्टो मीन्स थिन होता है और नीमा मतलब थ्रेड्स होता है। तो जिस स्टेज में थिन थ्रेड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लैप्टोटीन, इसे हम क्या कहते हैं, लैप्टोटीन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है लैप्टोटीन स्टेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे वो इंटरफेज में हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, वो प्रोफेज, आपने माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेज स्टार्ट होते ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता, बट लैप्टोटीन भी आपका प्रोफेज का ही सब स्टेज है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि आपका जैसे कि आपका इंटरफेज में आपको देखने को मिल रहा था। देखिए, इसमें आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल हो गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं हुआ है, बिल्कुल भी सेम वैसा ही रहता है। सेंट्रियोल जो होता है वो ऑलरेडी एस फेज में आपका डुप्लीकेट हो चुका होता है। भाई एस फेज अगर आपको याद होगा तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, डीएनए डुप्लीकेट और रेप्लिकेट होते हैं, और आपके सेंट्रोजोम जो होते हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और अब हम इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होता है वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है, वो अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ में नहीं जाता। ठीक है, तो हमने 2 चेंजेस अभी देखे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं होता। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में जाना स्टार्ट नहीं होते, वो अपनी ही जगह पे रहते हैं, डिवाइड होने के बाद डिवाइड हो चुके होते हैं पर अपनी ही जगह पे वो स्टिक रहते हैं, वो वहाँ से हिलते नहीं है, मूव नहीं करते ऑपोजिट पोल्स की तरफ में। ठीक है, क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, चाहे वो एक साइड से अटैच्ड हो चाहे वो दोनों साइड से अटैच्ड हो, पर वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वो चाहे एक साइड से अटैच्ड हो चाहे वो दोनों साइड से अटैच्ड हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों एंड से अटैच्ड है, और 1-2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सिर्फ दिखा रही हूँ कि वो सिर्फ एक एंड से अटैच्ड है। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, क्रोमैटिन फाइबर के, उसे हम टेलोमेयर कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, टेलोमेयर्स, उससे क्या होते हैं, एक एंड से अटैच्ड होते हैं, चाहे वो दोनों एंड से अटैच्ड हो चाहे एक एंड से अटैच्ड हो, पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड चेंज इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स फाइबर्स आर टेकिंग प्लेस। अब इसमें क्या होता है, इस स्टेज में कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। पूरा कंडेंसेशन नहीं होता, कंडेंसेशन मतलब थिकनिंग कह सकते हैं आप, डार्कनेस कह सकते हैं आप, डेंसनेस कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी किसी किसी जगह पे आपके क्रोमैटिन फाइबर में डेंसनेस आने लगती है, वो डार्क दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये वाले डायग्राम में देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे क्रोमोसोम, ये देखिए इस जगह पे क्रोमोसोम आपके थोड़े डार्क हो गए हैं, ये जगह पे आपके क्रोमोसोम डार्क हो गए हैं, इस जगह पे आपके क्रोमोसोम्स डार्क हो गए हैं। जहाँ पे डार्क हो गए हैं उस जगह पे वो क्या लगता है, ऐसे देखने में लगता है कि जैसे आपके कहीं कहीं पे बीड्स, मोती लगी हुई हो, आपको देखने में लग रहा है। इसमें इस डायग्राम में आप देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा जो आपके धागे दिख रहे हैं, थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये आपके क्रोमैटिन फाइबर हो गए। और जहाँ जहाँ पे डार्क है, डेंस पोजीशन है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये आपके गोल गोल दिख रहे हैं, ये आपके मतलब डेंस पोजीशन, डार्क दिख रहा है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे धागे पे मोती, बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ये जैसे मोती की माला होती है ना, बिल्कुल वैसे देखने में लगते हैं। ओके, सो चेंजेस जो होंगे क्या होंगे इसमें, देखने में क्या होगा, आपका टेलोमेयर्स जो होते हैं वो या तो एक एंड से या तो दोनों एंड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, और इसमें जगह जगह पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब जगह जगह पे क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो डार्क होने लगते हैं, डेंस होने लगते हैं, और ये अपीयर होते हैं जैसे कि मोती लगी हुई हो आपके क्रोमैटिन फाइबर में। ठीक है, दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज बुकेट स्टेज। बुकेट स्टेज भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने जैसे बताया कि देखिए आपका ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से आकर के अटैच्ड हो जाते हैं, और कहीं कहीं पे डार्क दिखते हैं, कहीं कहीं पे लाइट दिखते हैं। देखने में ये एक बुके का शेप ले लेता है, जैसे कि फ्लावर्स के बुके जो होते हैं बांध करके एक पॉइंट से बांध दीजिए और ऊपर की तरफ में वो फ्री रहते हैं, वैसे ही आपका न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल भी एक जगह से आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और बाकी ऊपर की तरफ में या जो दूसरा एंड होता है उस जगह से वो फ्री रहता है। ठीक है, वो फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो ये जस्ट अपीयर होता है कि जैसे बुके नहीं होता है देखने में, बिल्कुल वैसा ही शेप ले लेता है। ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली बुके, पर शेप वैसा ही देखने को लगता है। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ जहाँ से वो डेंस होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो बीड्स होते हैं वो पूरे थ्रेड में आपके बीड्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल द चेंजेस यू कैन नोटिस इन दिस लैप्टोटीन स्टेज। ये आपको देखने में लैप्टोटीन स्टेज कुछ इस तरीके से देखने को
मिलती है, ठीक है। So this is all about लैप्टोटीन. Hope this is clear to you. The next stage is your zygote. दूसरी स्टेज क्या है आपकी? जाइगोटीन होती है. जाइगोटीन स्टेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे कि आपको पहले था, वो बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होना स्टार्ट होता, स्टिल इट इज़ अवेलेबल. सेंट्रियोल भी जो होता है वो भी सेम पोजीशन पे रहता है, वो भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं मूव करता है. अब इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में आपकी पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. देखिए ये आपका जैसे कि सेल हो गया, इस सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस हो गया. अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? एक जैसे देखने वाले. अगर दो क्रोमोसोम जैसे लंबे हैं और दो क्रोमोसोम छोटे हैं, तो जो लंबे लंबे क्रोमोसोम होंगे वो आपस में पास आ जाएंगे, जो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में पास आ जाएंगे. जो सीधे क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पास आ जाएंगे, जो टेढ़े मेढ़े क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में पास आ जाएंगे, ठीक है. तो जो क्रोमोसोम्स एक जैसे देखने में होंगे, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो दो लंबे क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में हैं और जो दो छोटे क्रोमोसोम हैं उन्होंने आपस में पेयरिंग की हुई है. तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स इसमें और ज़्यादा थिकर हो जाते हैं और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड कम्स क्लोज टू ईच अदर एंड स्टार्ट पेयरिंग, और आपस में पास में आ जाते हैं और स्टार्ट पेयरिंग करने लगते हैं, ठीक है. एक चीज़ है क्योंकि मैंने पहले कहा न्यूक्लियस के अंदर में आपके न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि अंदर के क्रोमोसोम्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है. अब जब दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पास आ रहे हैं तो वो फ्लोट करेंगे, दूर जाएंगे, इधर उधर जा सकते हैं. तो इससे बचने के लिए, इस पेयरिंग को वैसे ही रखने के लिए क्या होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है. इनके बीच में एक क्या बनता है? बॉन्ड बनता है. ये एक बॉन्ड से, या फिर आप कह सकते हैं एक जो दिखता नहीं है, एक प्रोटीन के थ्रू दोनों क्या होते हैं? वो अटैच हो जाते हैं. इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है भाई. दो क्रोमोसोम्स जब आपस में पास आ रहे हैं तो वो, क्योंकि वो वहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं, तो वो दोनों वापस दूर ना जाएं, इसके लिए इन दोनों क्रोमोसोम्स को एक प्रोटीन के हेल्प से दोनों को जोड़ दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है. कि आप कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ पास रखने के लिए एक जैसे होता है ना कि मैग्नेट कैसे एक दूसरे के पास में चिपकते हैं, है ना, तो वैसे ही ऑपोजिट पोल्स कैसे एक दूसरे के पास में चिपक जाते हैं, तो वैसे ही एक दूसरे के साथ में रखने के लिए दोनों को, जैसे आप काम करिए, दो लकड़ियों के बीच में जो धागा बांध दीजिए तो दोनों लकड़ी आपस में क्या होगी? एक दूसरे के पास में जुड़ी रहेगी, ठीक है. वैसे ही या स्टेयर्स देख लीजिए. स्टेयर्स जो होते हैं आपके, स्टेयर्स जो लकड़ी वाले स्टेयर होते हैं, दोनों लकड़ियों के बीच में क्या होता है? बीच बीच में लकड़ियाँ बंधी रहती हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो दोनों की लकड़ियों को, जो दो कॉर्नर वाली लकड़ी होती है उसके बीच के जो होते हैं वो जॉइंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. वैसे ही दो क्रोमोसोम्स आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये येलो लाइन्स आपको दिख रही है ना, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पास में बांध के रखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ये एक प्रोटीन का बना होता है और ये कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. और ये जो पेयरिंग हो रही है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जो पेयरिंग हो रही है एक एंड से दूसरे एंड तक की जो पेयरिंग हो रही है, इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस. इसे हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस कहते हैं. इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है. अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ कि देखिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम हुआ, ठीक. ये आपका सेल है, सेल के अंदर में ये आपके न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर में आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक साथ एक बॉन्ड के, एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़े रहेंगे. इस कॉम्प्लेक्स को हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और जब ये जो पेयर बना रहे हैं, ये आपस में जो पेयर बना रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इन पेयरिंग को, इन दो क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस. क्या कहते हैं? इसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है. इसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक. फर्दर कंडेंसेशन इसमें हो जाता है. मैंने आपको बताया कि ये जो आपके क्रोमोसोम जो बहुत हल्के हल्के थे, अब ये क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम, सिर्फ मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ. अब ये क्रोमोसोम्स आपके क्या हो जाएंगे? बिल्कुल डार्क दिखने लगेंगे. पूरा कंडेंसेशन जो होगा वो आपको ईजिली दिखेगा. पूरे क्रोमोसोम्स आपको बिल्कुल डार्क दिखने लगेंगे. और ये जो आपके कॉम्प्लेक्स है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअल में दिखता नहीं है, पर इन दोनों के बीच में ये
रहता है, जो कि हेल्प करता है इन दोनों को आपस में पास रखने के लिए। अब ये एक स्ट्रक्चर, ये एक 2 क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डायड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डायड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में अब ऑलरेडी क्रोमोसोम आपका क्या हो चुका था, डुप्लीकेट हो चुका था ना एस फेज में। एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास में एक पतला सा इनके एक आर्म्स और होते हैं जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। भाई इनके आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। और इनके पास में जो दूसरा आर्म जो कि उससे बिल्कुल चिपका हुआ होता है, इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। आफ्टर रेप्लिकेशन, मैंने आपको बताया कि एक क्रोमोसोम है, आफ्टर रेप्लिकेशन ये क्रोमोसोम कैसा अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ना, तो इसका डुप्लीकेट कॉपी कैसे होता है, ऐसे ही डुप्लीकेट कॉपी होता है, ये अपने सेम जैसा डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। तो ये क्या होता है, ये जो डुप्लीकेट कॉपी बन रही है, ये इसकी क्या कहलाती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं ना। एक आर्म को हम क्रोमैटिड कहते हैं, जो अपनी ये डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है, पहले वाले क्रोमैटिड के साथ में बिल्कुल चिपकी हुई होती है, बिल्कुल क्या होती है, चिपकी हुई होती है। इसे हम अलग से देखने में, मतलब ईजिली दिखती नहीं है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ में बिल्कुल चिपकी हुई होती है, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चर हमें देखने में लगता है कि डायड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ समय बाद में इसी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक क्या होता है, एक स्प्लिटिंग हो जाती है। इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो जाता है, एक बीच से लाइन की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये देखने में कैसे हो जाती है, क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाती है तो ये दोनों के दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये दोनों थोड़े से डिफरेंस, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है। जब दोनों के बीच में गैप आ जाता है तो ये ईजिली देखने में हमें थोड़े से अलग अलग हैंड्स क्या होते हैं, दोनों अलग अलग देखने लगते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्राड स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसे हम, टेट्राड स्ट्रक्चर कहेंगे, ओके। इसे हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं, ठीक है। क्यों टेट्राड कह रहे हैं, अब हमें 4 आर्म्स बिल्कुल ईजिली देखने को मिल रही है, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म, ठीक है। अभी हमें 4 आर्म ईजिली देखने को मिल रही है ना, सॉरी, फर्स्ट आर्म, ये आपका फर्स्ट आर्म हो गया, ये सेकेंड आर्म हो गया, ये थर्ड आर्म हो गया और ये फोर्थ आर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों के, ये आपके जो 4 आर्म्स हैं, इसके 4 आर्म्स, ये 2 ऊपर और 2 नीचे, ये हमको ईजिली देखने को मिल रहे हैं। और जो दूसरे क्रोमोसोम के साथ में ये पेयर बनाया है, इसके भी 2 आर्म्स हो गए, ठीक है, ये 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। तो हमें 4 आर्म्स देखने को, अब अगर हम ये दोनों का पेयर बना देते हैं, दोनों भाई आपस में जुड़े हुए हैं ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। अब हमें क्या है, ये टेट्राड स्ट्रक्चर यानी 4 आर्म्स ईजिली देखने को, अगर ऊपर की तरफ में देखें तो भी 4 आर्म्स हमें दिख रही हैं, नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो भी हमें 4 आर्म्स दिख रही हैं। आर्म्स मतलब आप जैसे हमारे आर्म्स होते हैं ना, हैंड्स होते हैं, वैसे क्रोमोसोम्स के ये हैज़ अ हैंड काम करते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि जब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जब करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है एस स्टेज में, तो ये क्रोमोसोम जो होता है, सिंगल क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करने के बाद में अपना एक और आर्म जो होता है वो क्रिएट कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड था, अपने जैसा एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लिया, तो उस दूसरे डुप्लीकेट कॉपी को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। पर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं कि हमें ईजिली दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो हम इस स्ट्रक्चर को देखने में हमें स्ट्रक्चर लगता है कि जैसे डायड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी 2 आर्म्स दिख रहे हैं, ये आपका एक आर्म और ये आपका दूसरा आर्म दिख रहा है, ठीक है ना। पर आफ्टर स्प्लिटिंग कुछ समय बाद में आपके जाइगोटीन के फेज में स्प्लिटिंग हो जाती है, दोनों आर्म्स के बीच में क्या हो जाता है, एक स्प्लिट हो जाती है, दोनों आर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही अलग होते हैं तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनके जो आर्म्स थे वो अलग अलग हो गए, तो हमें क्या 4 आर्म्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। ये आपके 2 क्रोमोसोम्स थे ना, जो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए थे, 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब जब स्प्लिट हो जाएंगे तो इनके 2 अलग अलग आर्म्स जो होंगे वो भी हमें इजीली देखने को मिलेंगे। तो हमें ये क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर की तरफ में 4 और नीचे की तरफ में 4 क्रोमोसोम्स, 4 आर्म्स इजीली दिख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहते हैं। तो डायड से ये स्ट्रक्चर टेट्राड में चेंज हो जाता है इन द जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन में ये आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपके डायड स्ट्रक्चर होता है, टेट्राड जो स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राड स्ट्रक्चर में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, मैं कुछ थोड़ा सा इरेज कर दूं तो फिर आपके देखने को इजी होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। अब ये जो आपका मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि स्प्लिटिंग हो चुकी है इनमें,
ये आपका दूसरा उसी का पेयर है होमोलॉगस क्रोमोसोम। भाई होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बनाते हैं जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, इस पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं। और पेयर किसकी हेल्प से बनाते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? टेट्राड कहलाता है। क्यों टेट्राड कहलाता है? क्योंकि हमें 4 आर्म्स देखने को मिल रही हैं, दो इस एक क्रोमोसोम की और दूसरे उसकी ही जो पेयरिंग बनाया हुआ है उसकी क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो अच्छा, एक क्रोमोसोम में ये जो पहला, ये क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम बी है। क्रोमोसोम ए में जो 2 आर्म्स हैं, ये इनके दोनों आर्म्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और अगर हम क्रोमोसोम बी के इन दोनों आर्म्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। पर क्रोमोसोम ए का एक आर्म और क्रोमोसोम बी का एक आर्म, ये भी क्या सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा? नहीं, इसे हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। भाई क्रोमोसोम ए का एक आर्म और क्रोमोसोम बी का एक आर्म हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में 2 हाथ हैं, ये दोनों हाथ हमारे, अगर मान लीजिए कि आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये दोनों हाथ हमारे क्या है? क्रोमैटिड्स हैं। तो ये दोनों हाथ, हमारी बॉडी के दोनों हाथ क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। पर मेरा एक हाथ और मेरी फ्रेंड का एक हाथ, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। भाई हमारे दोनों हाथ हमारी बॉडी के हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएगा। पर मेरा एक हाथ और मेरी फ्रेंड का एक हाथ, दोनों अलग अलग बॉडी हो गई ना, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगे, ये क्या करेंगे? ये आपस में पास आना शुरू हो जाएंगे और एक इसके ऊपर में एक, दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। सिर्फ ओवरलैप करेंगे पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सिर्फ ओवरलैप कर रहे हैं। दे स्टार्ट गेटिंग फ्यूज, वो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस होना क्या करते हैं? वो स्टार्ट कर देते हैं, पर एक्चुअल में वो क्रॉस नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक एक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टार्ट क्रॉसिंग ओवर ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को स्टार्ट कर देते हैं क्रॉसिंग ओवर करना एंड मेक अ एक्स शेप स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं? एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर जाते हैं। पर एक्चुअल में ये क्रॉस नहीं करते हैं, एक्चुअल में ये फ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आप अगर 2 फिंगर्स ले लीजिए, दोनों हाथ के दोनों फिंगर्स को लीजिए, दोनों को पास मिलाइए और टच नहीं कराइए, तो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यही सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स के आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ होता है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो मैंने आपको दिखाया, वही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फिगर में जो दिया हुआ है, वो दोनों आपस में आकर के क्या है? एक दूसरे के ओवरलैप ऊपर आ जाते हैं, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब तक ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तब तक जेनेटिक मटेरियल इनका एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए ये जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है, ये आपके नेक्स्ट स्टेज पैकाइटीन में होता है। मैं इसलिए इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बुक में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जाइगोटीन स्टेज में दिखा दी गई है, और किसी बुक्स में क्रॉसिंग ओवर जो पैकाइटीन में दिया गया है, ठीक है ना। तो इससे ये मत सोचिएगा कि मैम ने गलत पढ़ा दिया। मैम ने कहा कि पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। यस, क्रॉसिंग ओवर जो होती है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पैकाइटीन स्टेज में होता है, नेक्स्ट स्टेज में होता है। जाइगोटीन में वो सिर्फ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब ऊपर ओवरलैप करते हैं, ऊपर एक दूसरे के चढ़े रहते हैं और एक्स का शेप ले लेते हैं, ठीक है। पर अभी भी एक दूसरे को टच नहीं किया है इन्होंने, फ्यूज़ नहीं हुए हैं ये एक दूसरे के साथ में, और कोई भी जेनेटिक मटेरियल इनका एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो हम इसे कंप्लीटली क्रॉसिंग ओवर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका है, तो जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, पर जो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस वो कहाँ होता है? आपका पैकाइटीन स्टेज में, यानी नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके साइनेप्सिस किसे कहते हैं। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास में आते हैं उसे साइनेप्सिस कहते हैं। दोनों पास में आकर एक कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़ जाते हैं जिसे हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डायाड स्ट्रक्चर, टेट्राड स्ट्रक्चर। डायाड स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राड में कैसे चेंज होता है? क्योंकि इस स्टेज में एक स्प्लिटिंग हो जाती है दोनों आर्म्स के बीच में, तो एक टेट्राड स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड देन यही टेट्राड स्ट्रक्चर में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं और एक एक्स का शेप ले लेते हैं, पर एक्चुअल में फ्यूज नहीं होते हैं। दे विल फ्यूज इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज पैकाइटीन, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में क्या देखेंगे? पैकाइटीन का स्टेज देखेंगे, जिसमें आपका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ में क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो आपका शो करेगा। ओके।